क्या चीज? एक दिन हो जाती है, 2 दिन हो जाती है, फिर होती हाँ, नहीं। बस तुम्हें ये कसम खा लेना है कि रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो, वो रेगुलरिटी को मेंटेन करना है, वो ब्रेक ना हो, कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। कंटिन्यूटी ब्रेक होने में सारा नुकसान रहता है। अगर मान लो किसी दिन थके हुए हो, तबीयत नहीं सही, शादी अटेंड करके आए हो, कुछ और फैक्टर है, तो तुम्हें सोते वक्त कॉपी उठाना है। और जो अभी शेड्यूल बताया तुम्हें कि जैसे कि अगर तुम्हें एनडी के लिए तुम्हें एक साइंस के बारे में थोड़ा पढ़ना है, इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, जनरल स्टडी पढ़ना है, खड़े होकर अगर 3 मिनट भी तुम्हें कॉपी पर लटने के टाइम है उतना होता है, तो तुम इसे एक एक मिनट देख लोगे। इससे क्या होगा, इससे हम अपने रूल पर हार्ड एंड फास्ट रहेंगे कि हमें कभी इससे डेविएट नहीं होना है। और जब ये तुम्हारी आदत मेंटेन हो जाएगी तो हमेशा एक एक मिनट ही नहीं, इससे बढ़ेगा भी टाइम, और 2-2, 3-3 घंटे भी पहुंचेगा। मगर सबसे पहला कमांड अपने ऊपर करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना, टेबल पे बैठना। और जब ये हमारी आदत हो जाएगी तो हम कोई भी एग्जामिनेशन घर बैठे इंडिया का क्रैक कर देंगे, चाहे वो एनडीए हो या आईएएस हो, कोई भी हो। मगर कंसिस्टेंसी की पावर से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। और सर एसएसबी का इंटरव्यू इतना बड़ा क्यों होता है? एसएसवी का इंटरव्यू बड़ा, अरे क्यों नहीं होगा भाई, सीधे ऑफिसर रैंक पे जा रहे हैं। अरे ऑफिसर रैंक पे जब जा रहे हैं तो कोई नॉर्मल थोड़ी होगा इंटरव्यू, जिस जो हमारी पोस्ट है उसी के लायक हमारा इंटरव्यू होगा। जैसे सपोज कर लो डीएम है, तो डीएम का इंटरव्यू अगर बहुत ही ज़्यादा टुच्चूपन का हो गया, तो इतने बड़े बड़े इशू चल रहे हैं और पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालना है और हर फैक्टर को संभालना है, उसके लिए एक बड़े आईक्यू का इंसान चाहिए ना, तो उसकी परख भी उसी आईक्यू के हिसाब से होगी। ऐसा नहीं कि नॉर्मल उनसे पूछ लिया कि तुम्हारी परसेंटेज क्या आई और रख दिया। अब वो बैठे डीएम की कुर्सी पे हैं, ये कहीं पर दंगा हो चुका है, कहीं पर जैसे कोविड की केस निकल आया या कुछ ऐसा इशू हो गया, एक वक्त में 50 फैक्टर को संभाल सके और इतना बड़ा गवर्नेंस कर सके, तो उसके अंदर इतनी गवर्निंग पावर अगर होगी तो वो उस सीट के लिए एलिजिबल होगा। इसीलिए जब तुम वहाँ पर बड़े एग्जाम में जा रहे हो तो सीधे सीधे बड़े पोस्ट पर लेफ्टिनेंट वगैरह बनाया जा रहा है, तो उसका जाहिर सी बात है इंटरव्यू और इसका एग्जामिनेशन उसी स्टैंडर्ड पर होगा। नॉर्मल स्टैंडर्ड भी मुश्किल कर रखे हैं। जैसे तुम्हारे एनडीए में अगर 10th की एलिजिबिलिटी है, तो 10th वाले बच्चे तो ये समझ लो कि 12th वाले भी बैठ रहे हैं, उसके ऊपर वाले भी हैं। कई तो बच्चे हमारे ऐसे हुए हैं जो जैसे कि मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। जो मेडिकल भी, हाँ, तो अब हम तुम्हें एक मेडिकल का एग्जाम्पल दे रहे हैं और तुम सारे एग्ज़ाम का अंदाज़ा लगा लो वहाँ से। जो एक डॉक्टर हैं, उनके अपने बच्चे के लिए वो हमसे पढ़ने के लिए आए, तो हम 9-10 तो पढ़ाते नहीं, मगर उन्होंने जिस दिन उनके बच्चे ने 9th का एग्जामिनेशन चल रहा था, 23 को 9th का एग्जामिनेशन ख़त्म हो रहा था उनका, ठीक, अब से कई साल पहले, उन्होंने कम से कम हमसे 10 तारीख से अप्रोच करना शुरू कर दिया कि हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, 11th का पढ़ाना है, और ऐसा पढ़ाना है कि आप अपने पूरे बैच की फीस ले सकते हैं, मगर हमारे बैच को इंडिविजुअली पढ़ाना है बच्चे को पूरा। पैसे के लिए हमारे पास कोई इशू नहीं है, मगर हमें पढ़ाना सेपरेटली। अब वो 10 को, 11 को, 12 को, इतना होते हुए यहाँ तक फ़ोन आए दिन में कई बार, तो फिर हमने उनको बुलाया। तो बुलाया, हमारा एग्ज़ाम से पहले उनसे मुलाकात हुई, तो एग्ज़ाम से पहले जब हमसे वो मिले हैं तो उन्होंने क्या बताया, कहा कि 23 का एग्जामिनेशन ख़त्म हो रहा है उसका 9th का, अब वो बच्चा आ रहा है 10th में, ठीक है, ठीक है बच्चों, 10th में आ रहा है, 10th का उसका पहले तैयार हो गया, और हम इसे 24 एक दिन का ब्रेक देकर 25 से इसकी 11 की पढ़ाई शुरू कर देंगे, क्योंकि 10th की पढ़ाई उसकी ऑलरेडी हो चुकी है। अब 10th में जिस वक्त क्लासेस शुरू नहीं हुए थे, 10th का एग्जामिनेशन पहले ही ख़त्म हो गया था। ऐसा तो हमारी ज़िंदगी में चल रहा था, क्योंकि हम जब 6th में थे तो हम 10th की बुक्स किया करते थे, तो 1-2-3 बार हमने प्रमोट किया है इस तरह से। तो अब 11th का वो पढ़ाई शुरू हो गई, वो भी भयंकर पढ़ाई हमने इनको कराई और 2-2 बुक्स के क्वेश्चन कराए। और अब तुम सोचो कि ये 10th में थे, 10th वाले टीचर उनसे घबराते थे उस बच्चे से, क्योंकि अगर किसी बात पे वो डिस्कस करना शुरू कर दे तो उसकी ऐसी तैसी हो जाए। और उसी तरह से जब वो 11th में एंटर किया तो उस वक्त 12th करा उसने, तो ये उनकी तैयारी चल रही है। हम लोग की एग्जामिनेशन क्या है कि हम लोग जब कोई क्लास पास आउट हो जाते हैं, जैसे 10th क्लास पास आउट हो गए, तब सोच रहे हैं एनडीए के बारे में। जो एनडीए वाले लोग हैं वो 9th से तैयारी कर रहे हैं भाई उसकी। जो तुम लोग अब पढ़ना शुरू करोगे वो 2-3 साल पहले से पढ़ रहे हैं, उनका सब पहले से तैयार है, तो उनका सिलेक्शन पहले हो जाता है। इसीलिए बहुत गाइडेंस बहुत मैटर करता है, और वही गाइडेंस तुम्हारे लिए आ रहा है। तो हमने चलो इस बात को रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो लोग दोबारा भी सुन सकते हो कि लोग 1-2 क्लास आगे से लेके चल रहे हैं। अब उन्होंने सोचो कि जब वो 10th में थे उस वक्त हमने 11th की दोनों बुक करा दी थी, और 12th भी हमने शुरू कर दिया, जितना हमने बचा लिया था टाइम, 12th भी शुरू कर दिया था, तब उनका सिलेक्शन हुआ।
अब तुम जरा अपने आप कंपेयर करो, 11th में थे तो 11th का नहीं पढ़ा सही से, आधा अधूरा पढ़ा। 12th में जब हैं तो 12th में आधा अधूरा पढ़ लिया। अब इससे क्या होगा, जब तुम आगे आए, नीट में आए या जेई मेंस में आए, तब तुमने जाके यहाँ पे पढ़ाई शुरू करी। अब जो अच्छे बच्चे उन्होंने क्या करा, 11th में ढंग से हर एक हेडिंग पढ़ी, प्लस कंपटीशन के क्वेश्चन लगाए। 12th में जब आए हैं तो 12th में पढ़ लिया। कई बच्चे तो 11th में ऐसे हुए हैं जो 12th का हमसे पढ़ लेते हैं, अलग बैच लगवा के अपना। तो जब 12th आता है तो उसमें सिर्फ वो क्वेश्चन बोर्ड के पहले सब खत्म करते हैं, उसके बाद कंपटीशन फाइल में घुस जाते हैं और वही करते रहते हैं मैक्सिमम। तो उन लोगों का क्यों नहीं होगा? और अगर ऐसी कोई हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे तो जो भी तुम नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ये हम गाइड कर रहे हैं बच्चों। तुम अगर इसमें लैग बिहाइंड हो गए हो तो जल्दी होश में आके काम शुरू कर दो। अभी तुम्हारे पास स्कूल नहीं चल रहा है, पूरा भरपूर टाइम है, करो, हमसे डिमांड करो, हम एक और बैच लगाते तुम्हारा सिर्फ न्यूमेरिकल्स का, जिसमें सिर्फ कंपटीशन वाले हों। मगर उसके लिए तुम्हें फोर्सफुली प्यार से जुड़ना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि हमें इतनी एनर्जी मिल जाए कि हम स्टार्ट करें। एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर चलता रहेगा, जितना काम कर लो। तो ये वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। बताओ ये सिलेक्शन ले जाएंगे या हम ले जाएंगे? हमें होश आया 12th के बाद हम 11th के अपने पंक्चर जोड़ रहे हैं, 12th के जोड़ रहे हैं, और लोग यहाँ से ऊपर तक का लेके चल रहे हैं कंपटीशन का। तो वो जब आ जाएंगे तो हमारे हाथ से ऊपर से उठा ले जाएंगे। ये एग्जामिनेशन की सीन चल रहा है सब जगह। क्या पता सर उनको मेडिकल से हटा दिया इंटरव्यू में? हैं क्या चीज? मेडिकल से? मेडिकल या इंटरव्यू में रह गए। हाँ, इंटरव्यू में रह गए तो सही है, मगर उनकी एबिलिटीज हमसे ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, तो चांसेस हमारे कंपेयर में उनके ज़्यादा हैं। यस सर। बजाय उनमें बुराई ढूंढने की, अपनी कमी ढूंढ के उसे इम्प्रूव करें तो फ़ायदा होगा। हम कहते हैं इन्होंने पढ़ के सब बेकार कर लिया, ये बर्बाद हो गई, उससे हमारा क्या होने वाला है? हमें इससे ऊपर अपना लेवल सेट करना है, ताकि जो इतना पढ़ के आए वो भी हमसे नीचे ही हो। जो क्वेश्चन पूछा जाए ये पहलवान ना बता पाए, हम बता दें, तब हमारा जो है कंपटीशन पर होल्ड होगा। ठीक है, इसलिए इस पर कोशिश करो, इसमें से काम की बातें एक्सट्रैक्ट कर लो जो तुम्हारे काम की हैं, जहाँ कमियां हैं उसे आइडेंटिफाई करो। और दूसरी एक बात और बता के शुरू कर रहे हैं। एक बात ये है कि कभी भी पिछला छोड़कर आगे बढ़ना ये घोर अपराध है। अगर तुम्हारा 11th का क्लियर नहीं है तो 12th अभी पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, मगर कुछ टाइम में 11th की सारे चैप्टर एक एक जो है वो ऐसे होना चाहिए जो छूटा हुआ है। जब तक पिछली कमियां रहेंगी जब तक नहीं हो पाएगा। और हम लोग सारे ऐसे ही हैं, गाइडेंस कुछ होता नहीं है। किसी ने भी कहा जब चाहा मन लगा दिया कोचिंग का, जब चाहा छोड़ दिया, इस तरह से पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि पढ़ाई सारी बर्बाद रहती है। क्या इस वक्त हमें 11th की सारी चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आती हैं? और आना चाहिए थी। हम लोगों ने ज़बरदस्ती उसको रट के, कभी छोड़ कर, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ कर, ये सब गलत है। ये कामयाब लोगों की कैरेक्टर नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनको बस 11th 12th पास करके बीएससी कर लेना है, उसके बाद टहलते रहना है अपनी गलियों में। उन लोगों के लिए ठीक है, ऐसी चोटीपन या टुच्ची पढ़ाई करते रहते हैं। जिनको आगे बढ़ना है उनको पूरी स्ट्रेटजी बनाकर, नहीं बना पाते हो मुझसे हमें बताओ कि तुम्हारा जो भी एग्जामिनेशन है उसका हम गोल डिसाइड करें, उस पर पर डे एक्शन होना चाहिए, पर डे एक्शन होना चाहिए। अब जैसे तुम्हें अगर 12th की कहानी बता दें तो 12th में तुम्हारे कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा के मैक्सिमम क्वेश्चन कर लो। इस बार हमारे 12th में जो अच्छे बच्चे थे, तो ठीक है हम बुक बताएंगे, मगर अभी पहले हम ज़रा स्ट्रेटजी तुम्हें बता दें। बुक कोई भी अच्छी है, एक जनरल बात तो ये कि कोई भी एक, जिसे भी तुम घटिया से घटिया बुक समझते हो, वो तुम्हारे एग्जामिनेशन, तुम्हारी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए काफ़ी है। दूसरी बात, हमने बच्चों से कहा कि जो बच्चे थोड़े एम्बिशियस क्यूरियस थे एक बैच में, हमने कहा कि अपने सारे क्वेश्चन काउंट करो बच्चों और रेफरेंस बुक पे। तो उनके पास जो जो बुक थी तो उसमें उन्होंने गिने 12th की फिजिक्स के जो उन्होंने कॉलम बनाई। अब बच्चे देखो कितने सीरियस हैं। एक दिन हमने कहा, अगले दिन जब गए तो पूरे डबल पेज पे हमें फाइल मिली ऐसे कि फर्स्ट चैप्टर में इतने क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन का पहला कॉलम बनाया है एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, कंपटीशन के मेडिकल वाले, कंपटीशन के उसके इंजीनियरिंग वाले, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये करके पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, पूरी कॉपी की लिस्ट बनाई। पूरे चैप्टर हमारे पास 3700 क्वेश्चन आ पाए, 3500। उस दिन हमारे पास सपोज कर लो 100 डेज हैं, तो 100 डेज से हमने डिवाइड किया, पर डे जो है हमारे 37 क्वेश्चन पढ़ना है। 37 क्वेश्चन अगर हम पर डे उड़ा देंगे तो हमारे पास इस बुक का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। और इतनी नॉलेज हमारे खोपड़ी में अगर आ गई तो हम कोई एग्जामिनेशन उठा के करेक्ट कर डालेंगे।
उसके लिए नहीं कि कोटा कानपुर दिल्ली चले जा रहे हैं, घर बैठे हो सकता है। और इतना काम अगर कोटा पहुंच के भी नहीं हुआ तो वहाँ पे भी नहीं होगा। ये काम घर बैठे कर लिया तो घर बैठे गोल अचीव हो जाएगा। इस तरह से सारी स्ट्रेटजी बनाओ। तुम लोगों की सबसे बड़ी कमियां आजकल की नई यूथ की क्या है, बुक से बहुत दूर हो गए। हमेशा कंसेप्ट सीखने के बाद अपनी एक बुक पकड़ो, उससे पढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो, ताकि बुक अगर पढ़ना तुम्हें आ गया, जो उसका डर है वो निकल गया, उससे प्यार तुम्हें जनरेट हो गया, जब तुम्हें उससे अफेक्शन हो गया तो तुम उसकी क्वेश्चन के पीछे भागोगे। जब भी किसी भी तुम्हारा एनडीए मिशन है या जेई मेंस है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तुम्हें उससे अफेक्शन होगा कि यार ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा है, अल्लाह तेरा वाला क्वेश्चन हम करते हैं। हम लोगों में इतना रिपल्शन होता है कि अपने ही टेस्ट पेपर को देखना नहीं चाहते। एग्जामिनेशन में उल्टा सीधा करके चले आए, बाद में कोई बात कर रहा है, अरे यार क्वेश्चन की बात मत कर। अब ये माइंड सेट अगर है तो हम कामयाब होने वाली कैटेगरी में बिल्कुल नहीं है। हमें ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ हमसे पूछी जाए तो हम उसको बैठ के इतना डिटेल में समझा सकें, हर क्वेश्चन को बता सकें। अब दूसरी बात ये हुआ कि क्वेश्चन कैसे होंगे या हैबिट कैसे पड़ेगी। अरे यार हैबिट तो हम जानबूझ के अपनी डालेंगे। जैसे हम रोज़ तुमसे कह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए तुम 1 घंटा निकाल लो, 3 घंटे तुम्हें अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मुझे बैठना ही है सीट पर। शुरू में दिल नहीं लगेगा, मगर हमेशा जब इफर्ट करते रहेंगे तो हम लाइन पर आ जाएंगे। मगर हम लोग चाहते हैं प्लेजर, बुक से दूर भागते हैं, बुक से हमें डर लगता है। अब बुक खोल के बैठते हैं, मान लो क्वेश्चन नहीं हुए तो क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, खा नहीं जाएंगे क्वेश्चन, तुम्हें ट्राई करते चले जाना है। क्वेश्चन पढ़ा, इसमें ये दे रखा था, ये वैल्यू निकालना थी, तुमने फार्मूला लगाया, मान लो गलत है, नहीं आया, कोई बात नहीं, तुम्हें अगला क्वेश्चन ट्राई कर लेना है। इस तरह से अगर मान लो हर 100 पर तुमसे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो अगर तुमने 1000 क्वेश्चन कर लिए ट्राई, तो 100 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। अब तुम यहाँ पे डर के बैठे हुए हो कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो कोई आदमी कसम खा ले कि भाई हमें पानी से डर लगता है, जब तक तैरना नहीं आएगा हम पानी के करीब नहीं जाएंगे, तो ये मीनिंगलेस बात हो गई ना। पानी के करीब जाएंगे, सीनियर लोगों से थोड़ा सपोर्ट लेंगे, तैरना आ जाएगा। तो इस तरह से कोशिश जब शुरू करोगे तो हर गोल अचीव होगा। और कोशिश जो है एनर्जी मांगती है, खून मांगती है, मतलब हमें इफ़र्ट मांगती है, और इफ़र्ट हमें एनर्जी पे करना होगी। और ये चीज़ हम तुमसे बार बार समझाते हैं बच्चों कि सिर्फ पढ़े जाना, रोज़ आके लिख लिया 2 हेडिंग और कॉपी बंद कर दी, इससे कोई ज़िंदगी सेटल नहीं हो रही। इससे बस पास हो जाओगे, और पास होकर ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, पास होकर सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है। पास होने के साथ साथ में इतनी नॉलेज चाहिए, हर एग्जामिनेशन, हर फील्ड के आगे पहले इंट्रेंस लगा दिया है। इंट्रेंस में वो हमें फ़िल्टर कर देते हैं कि भाई कितनी काबिलियत है, मार्कशीट उठा के साइड से रख दो, तुम होगे 90 और 100% वाले, इधर आ जाओ, हमारा पेपर सॉल्व करो, जरा देखें तुम किस लायक हो। ये बात ठीक है। चलो बच्चों, ये बात तुम्हारे लिए काफ़ी मैसेज है। अब फिर से एक लास्ट बात बता दें कि अगर रोज़ आज भी तुम 10 क्वेश्चन पर डे अगर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कर लो या मैथ्स में करने की आदत बना लो, तो तुम्हारे 365 दिनों में कुछ नहीं बचेगा। कम से कम है तो कम से कम ये बैरियर है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एबिलिटी, अपने पैशन के हिसाब से इसको बढ़ाओ लेवल को। पर डे 100 कर लो, पर डे 1000 कर लो, अच्छी बात है। हमारे कंपटीशन वाले जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, तो पर डे वो कम से कम 250-300 क्वेश्चन पढ़ते थे। 2 बजे रात में फ़ोन आता था कि सर हमने 250 कर लिए हैं, अब सो जाए। और ये करके उन्होंने 1 साल में क्रैक कर दिया। और सिर्फ ये कमिटमेंट खुद का है। तुम वर्सेस तुम लड़ाई हो, तुम्हें कोई नहीं देख रहा है 24 घंटे। अच्छा, एक बात और बताते हैं फिर काम की। आजकल के माहौल में तुम ये मत समझो कि इंटरनेट का दौर आ गया है तो पढ़ाई कंपटीशन मुश्किल हो गया है। जितना इंटरनेट की दुनिया आगे बढ़ रही है, पढ़ाई उतनी ही पीछे जा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, उनके अंदर फोकस की कमी आ रही है, और इतना डिस्ट्रैक्शन है, अभी इधर झांक लिए, अभी उधर झांक लिए, अभी उधर झांक लिए। तो ये बड़ा आसान है, बहुत आसान है तुम्हारा। अगर सिर्फ प्यार वाले फैक्टर ही निकाल देना कि एक कंपटीशन में, मान लो कोई इंजीनियरिंग का कंपटीशन है, सपोज कर लो 10 लाख लोग खड़े हुए हैं, उनसे कहते हैं प्यार के वायरस वाले लोग एक तरफ जाओ, तो पता लगा 8 लाख लोग की लाइन तो अलग ख़त्म हो जाएगी, 2 बचेंगे। इसमें भी कहते हैं कि कौन बच्चे हैं ऐसे जो रेगुलर पढ़ते हैं, जो रोज़ पढ़ने वाले हैं, तो पता लगा 2 लाख में 1,80,000 तो यहाँ से 1.8 लाख तो अलग ही चले जाएंगे, 0.2 बचेंगे। अब इस 0.2 के अंदर हम यहाँ पे देखें कि कौन कितना एफर्ट कर रहा है। तो इतने छोटे लोगों से फाइट होती है, कभी भी इनका नंबर देख के घबराना नहीं है। अगर बुक पढ़ने की आदत बना लो तो समझ लो कि रोज़ तुम कई हज़ार लोग पीछे करते रहोगे और फाइनल एग्जामिनेशन तक तुम आगे आ जाओगे। चलो बच्चों, इतनी बात तो बहुत होगी, फिर किस दिन और दोबारा बताएंगे। अब चलते हैं आगे। अच्छा भाई, आज का टॉपिक हम लोगों का था
बहुत ही प्यारा एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग पढ़ना है हमें। तो देखो भाई इसके कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, यहाँ से लेते हैं। तो एक हेडिंग यहाँ से डाल दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। बच्चों, हमें कामयाब होने के लिए जिम्मेदारी खुद लेना होगी। अपने स्कूल के टीचर्स, कोचिंग की टीचर्स, पेरेंट्स, मोहल्ले वाले, इनसे कोई मतलब नहीं है। खुद हमें अपनी जिम्मेदारी उठाना है और खुद जिम्मेदारी उठाकर हमें अपना एक गोल सेट करना है। उस गोल पर रेगुलरली वर्क करना है तब तक जब तक हम उसे अचीव ना कर लें। बस इतनी सी स्ट्रेटजी पे जो काम कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का हो, या विलेज या शहर का रहने वाला हो, डजेंट मैटर। जो इतना पे कर देगा वो कामयाब हो जाएगा, और जिसने इतना काम नहीं करा वो इधर उधर दुनिया भर को ब्लेम करता रहेगा, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, तो जिम्मेदारी खुद पकड़ो, बुक ज़रूर खरीदो, और होना ये चाहिए कि बुक इतना यूज़ होना चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले एक बुक ख़त्म हो जाए, चिथड़े हो जाए तो दूसरी बुक लेना पड़े। काश ये इतना अच्छा हो। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये कंसीडर किया कि एक रिंग है जिसकी रेडियस जो है वो a है। तो एक रिंग लिया बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन है, अभी ऐसे ही बोले दे रहे हैं, उस लाइन पे ज़्यादा ध्यान मत दो, पहले इस पे ध्यान दो कि ये होगा कैसे। देखो बच्चों, कल हमने 3 चीज़ें सीखी थी। ये रिंग हमने 3D में बनाया है। ये उठा हुआ पोर्शन का मतलब है कि ये इस तरह से रखा हुआ है कि ये ऐसे रिंग रखा हुआ है, यूं ऐसे। तो थिक पोर्शन तुम्हारे करीब वाला पोर्शन। सर ये ओवल शेप में है, फिर ओवल सर्किल है। सर्किल को अगर यूं रखें तो इसका मतलब है ऐसे रखा हुआ है, और जब इसको यूं रख दें तो इसका मतलब ये ऐसा हो गया। तो सर्किल को यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ठीक, समझ गए? सर्किल ऐसा नहीं रखा हुआ, यूं रखा हुआ है। समझ गया इसीलिए ये ओवल बना। समझ गया। अब इसमें जो है वो चार्ज है बच्चों, सब पे चार्ज दे रखा है। अब चार्ज में यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंपोनेंट का रोल आएगा, कुछ का आएगा। ये यहाँ पर चार्ज बराबर पाया जा रहा है। कल की चीज़ें ज़रा सा रिकॉल कर रहे हैं, हमने 3 टर्म पढ़े थे, इसीलिए एक तो था लैम्डा, एक था सिग्मा, एक है रो। ये 3 चीज़ें हैं। ये है लीनियर बॉडी के लिए, फिलहाल लीनियर चल रही तो हमें यही चाहिए होगा। अगला चैप्टर जब आएगा उसमें हम ये दोनों चीज़ें यूज़ कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर लीनियर, क्योंकि इसको काट के अगर फैलाएंगे तार को तो सीधा एक वायर निकल कर आएगा रिंग में। इस पे चार्ज क्यों है? इसकी रेडियस a है और इसका सेंटर O है। O सेंटर से दूर ये पूरी इसकी एक्सिस हो गई। इस एक्सिस पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू चार्ज रिंग। अब चार्ज रिंग में इस लैम्डे का मतलब क्या था? लैम्डे का मतलब था कि चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L था। ये Q/L क्यों बनाया गया? Q/L का यहाँ पर यूज होगा थोड़ा, देखो क्या होगा। Q/L इसलिए बना के रखा है, मान लो इलेक्ट्रिक वायर है, हमारे घर के सामने से निकल रहा है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग बैठे हैं, हमारा ये घर है, और घर की हमारी यहाँ पर जो विंडो है वो 2 मीटर लंबाई की है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे इस वाले पॉइंट पर, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ इतना सा चार्ज है। इतना सा चार्ज क्या है? ये चार्ज है हमारा dq। ये छोटा सा चार्ज है, छोटे से टुकड़े को हम dq कहते हैं। पूरे चार्ज को हमने क्यों कहा? मगर इतना dq हमें चाहिए, तो dq निकालने के लिए हम तार को काट के नहीं लाएंगे। अगर काट के लाएंगे तो हम मास तो उसका तोल सकते हैं, मगर चार्ज नहीं तोल सकते, क्योंकि चार्ज अब रहेगा ही नहीं। जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पे था तो चार्ज इस पे था। तो इस तरह से इसके लिए एक टर्म क्या निकाला, लैम्डा का मतलब, ध्यान से फिर से सुनो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सपोज कर लो ये पूरा वायर है हमारा 100 मीटर का, तो 100 मीटर का वायर है, उस पर टोटल चार्ज पाया जा रहा है 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना आ गया? 0.5 कूलाम पर मीटर, ये आ गया। इसी को हम लैम्डा कहते हैं। लैम्डा का मतलब 0.5 कूलाम पर मीटर आ गया। इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर 2 मीटर के टुकड़े का चाहिए है तो हमें काट के मेजर नहीं करना है, हर मीटर का 0.5 है। अगर dq निकालना है तो dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl करा। लैम्डा की जगह पे 0.5 डाला और dl की जगह वो लेंथ डाली जिस लेंथ पर हम निकाल रहे हैं, जो 2 मीटर है। 2 मीटर से इसे इंटू कर दिया, 1.5 1 कूलाम निकल कर आ गया।
अगर यही 4 मीटर का पीस होता तो हम इसे 4 से इंटू कर देते और यहाँ पे 2 कूलाम निकल कर आ जाता। ये टर्म हम वहां पर यूज करेंगे। तो ये नीचे क्या करा यहाँ पे नीचे क्या किया, ये नहीं है। हाँ, ये हमने किसी भी छोटे से टुकड़े पे चार्ज निकाला है, छोटे से पीस पर। ये हमने माना है कि ये पूरा लेंथ का वायर जो था वो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक जा रहा था, वो 100 मीटर का है। हमारे घर के सामने से जो गुजर रहा है वो हमारे घर का फ्रंट जो एरिया है वो 4 मीटर का था फॉर एग्जाम्पल। तो इस 4 मीटर को हम कहेंगे DL। इस पे चार्ज निकालना है हमें, इस पोर्शन का चार्ज चाहिए। यूनिफॉर्म चार्ज पूरे पे 50 है, हमें चाहिए 4 मीटर पर। तो 4 मीटर के चार्ज को निकालने के लिए इस चार्ज का नाम हमने रखा DQ। और DQ जो था स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना था पहले निकाल लिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ से, जो 0.5 आया। अब 0.5 को हम 4 से इंटू करेंगे, निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए? जैसे सपोज कर लो ये मार्कर है, ये बहुत ज्यादा लंबाई में है, कई किलोमीटर में है और इस पे चार्ज दे रखा है। तो हम पहली बार इसका लैम्डा निकाल लेंगे। मान लो 500 चार्ज था और ये 1 किलोमीटर का था, तो ये 0.5 कूलाम पर मीटर आ गया। अब अगर तुमसे कहा जाए कि ये पूरा जो तुम्हें इतना बड़ा दिख रहा है, अब ये कहा जाए बताओ 5 मीटर के टुकड़े पे कितना चार्ज होगा, तो हम जानते हैं 1 मीटर पे 0.5 कूलाम है। तो इसको लिखेंगे कैसे फिजिक्स में, DQ, छोटा सा चार्ज 5 मीटर पर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। लैम्डा की वैल्यू हम डालेंगे 0.5 और जो लेंथ है हमारी वो कितनी दे रखी है उन्होंने 5, तो इस तरह से 2.5 निकल कर आ गया। मीन्स एक बार अगर तुमने लैम्डा निकाल लिया किसी भी वायर का तो तुम हमेशा के लिए फ्री हो। अगर हम पूछें कितनी भी किसी भी पोर्शन दे दें, कितना भी छोटा सा हिस्सा दे दें, उस पर चार्ज निकाल सकते हो। बस तुम्हें ये चाहिए, हम तुमसे कहेंगे चार्ज निकालो, तुम कहो भाई कितने लंबाई पे निकाल दें, हम कह देंगे भाई 6 मीटर के टुकड़े में निकाल दो। तुम 6 को उठा के 0.5 से इंटू करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक बार लैम्डा मिल जाने के बाद हम हमेशा चार्ज निकाल सकते हैं किसी भी लेंथ पर। बस जैसे ही लेंथ मिला, लेंथ को लैम्डा से इंटू किया, चार्ज निकल कर आ गया। ये हम यहाँ पर यूज करेंगे और ये कंसेप्ट बड़ा मेन है, इसको रटना नहीं, इसे समझना है। नहीं समझ में आया जिसे बार बार रिपीट करो जब तक समझ में ना आ जाए। और इस तरह की बातें 11th में भी बहुत थी, मगर यूजुअली वो पढ़ाई नहीं जाती। अच्छा भाई, अब आ गया है, देखो यहाँ पर चार्ज का एक छोटा सा हमने यहाँ एलिमेंट लिया, छोटा सा एक पोर्शन लिया, पोर्शन को हम एलिमेंट कहते हैं। उस पर चार्ज क्या है, DQ है। भाई पूरे पे चार्ज Q है तो यहाँ पे थोड़ा सा ही तो चार्ज होगा। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ हमने ले रखी है DL। तो लेंथ के लिए जगह हमारी कम पड़ रही तो हम यहाँ पर DL ऐसे लिख देते हैं, ये DL, ये इतनी लंबाई है। तो DL लेंथ के पीस पर जो चार्ज आया है, थोड़ा सा चार्ज DQ है, थोड़ी सी लेंथ पे थोड़ा सा चार्ज। इसकी वजह से P पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट तुम लोग जानते हो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव होता है। तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव होता है तो वहां से इसको मिलाओगे ऐसे करके, इससे इसको मिलाओगे और अवे फ्रॉम पॉजिटिव यहाँ पर DE लिख दिया। DE क्यों लिखा, छोटा सा चार्ज तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से पहले तो इसका चलो कंपोनेंट ही बना लें। तो ये हमारी इसकी रेडियस स्मॉल a हो गई और ये दूरी हमारी x हो गई O से लेकर P पॉइंट तक, और ये हमने एंगल थीटा कंसीडर कर लिया। वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा होगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ बनेगा जिसका नाम होगा DE cos थीटा और एक इस तरफ बनेगा जिसका नाम होगा DE sin थीटा। ठीक, ये हुआ। अब इसी तरह से यहाँ वाले पोर्शन पर, यहाँ पे जो DQ चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी DE, और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। इस DE के भी दो कंपोनेंट है, सिमेट्री है, एंगल वही होगा थीटा। एक इसी तरफ आएगा DE cos थीटा और एक इसके इस साइड में आएगा परपेंडिकुलर DE sin थीटा। DE sin थीटा दोनों DQ का दूसरा DQ का DQ क्या, DQ चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ा सा चार्ज की वजह से थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। थोड़े से चार्ज को हम DQ कहते हैं और वही स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम DE कहते हैं। पूरा चार्ज Q लगाते तो E होता, देखो E इक्वल टू है 1/4πε0 Q/r²। अगर ये पूरा चार्ज है तो E है, अगर छोटा सा स्मॉल पीस है चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल यहाँ पे पाई जाएगी। DQ की वजह से DE और पूरे चार्ज Q की वजह से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड E। बोलो, आराम से पूछते रहो सारे लोग इसमें बच्चों,
सारे लोग इसमें पूछा करो, डिस्कशन ऐसा बनाया करो कि क्लास का मतलब ये नहीं कि टीचर कुछ भी बोले जा रहा है और हम लोग सुन रहे हैं। जो बात जहाँ पे नहीं आई कि ये क्या है या ऐसा क्यों करा, बस पिछली बातें सारी क्लियर रखना। पिछली बातों के लिए हमने बड़ी फील्डिंग लगा दी, ऐप के ऊपर सारा सेव है मटेरियल, आराम से देखो सीखो उसमें। अब उसमें आराम से पूछते हुए चलो, इसको रटना नहीं है, इसे समझते हुए जाना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव और उसकी वजह से इधर अवे फ्रॉम पॉजिटिव, इसके कंपोनेंट्स बना दी। ये दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में आए हुए हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने में एक और शर्त, साइन थीटा तो दोनों इक्वल है ही, क्योंकि देखो ये ए है ये एक्स है, जो यहाँ का हाइपोटेन्यूज वो यहाँ का, चार्ज उधर भी डी क्यू इधर भी डी क्यू, थीटा की वैल्यू सेम है डीई निकालने के लिए क्या चीज चाहिए होता है, डिस्टेंस और चार्ज। डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम है, यही तो है आर डिस्टेंस, तो ये दोनों केस में सेम है, चार्ज भी सेम, इसलिए दोनों सेम हुए। मतलब पूरे रीजन के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, चार्ज और डिस्टेंस। डिस्टेंस जो इधर से है वही डिस्टेंस यहाँ से है, चार्ज जो यहाँ पर है डीएल पर वही यहाँ पर है चार्ज, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर इक्वल लेंथ पे इक्वल चार्ज है, तो इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड तो हुई। साइन थीटा की वैल्यू दोनों में इक्वल है, तो जब ये दोनों कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए, डायरेक्शन में अपोजिट है, तभी ये कैंसिल हो गए, जीरो हो गए। ये तो जाने दो। अब ये दोनों तो कैंसिल होकर जीरो हो गए, इन लोगों को जोड़ेंगे। यहाँ पर फिर एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे एक पॉइंट ये आ गया कि यहाँ पर जो एक रिंग ले रखा है ना, रिंग के हमें दो एक्सट्रीम दिखाएं ऊपर नीचे, अभी तो इसके हजारों एक्सट्रीम बन जाएंगे ना। ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, इसके लिए देखो अभी हम एक सर्कुलर चीज को ढूंढ के लाते हैं, तो तुम्हें 3D में बताएं इसको जरा। चलो फिलहाल अभी कोई रिंग तो नहीं मिला, हमें एक प्लेट मिल गई, तो इस प्लेट को लेके आए। देखो जरा यहाँ से तुम समझो, 3D कंपोनेंट को समझो। यहाँ पर इससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉइंट है, ये ब्लू वाला पॉइंट है। तो इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है, इस छोटे से पीस इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ऊपर वाले पोर्शन की वजह से, तो वो ये आया नीचे की तरफ, और इसके दो कंपोनेंट इधर और इधर हो गए। एक नीचे का एक्सट्रीम लिया है यू डीएल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया है ऊपर की तरफ यू लाइन, और इसके कंपोनेंट एक एक्स पे एक वाई एक्सिस पे ले लिए। तो ये दो हमने क्यों लिए, या बुक वाले राइटर ने क्यों लिए, कि ये दो एक्सट्रीम को बुक पे दिखा सकता था। मान लो हमने ये वाला डीएल ले लिया होता, तब क्या सीन होता, देखो इस वाले को यहाँ पर ऐसे रखकर, क्या ऐसे बताते हैं, ये वाला होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता यूं इस तरफ आता, तो एक कंपोनेंट ये बनता और एक कंपोनेंट इधर बनता। अब इस फिगर को अगर ऐसे रखें तो इस वाले का एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये अंदर की तरफ जा रहा है। पहली बात तो हम अंदर की तरफ दिखा नहीं सकते थे 3D में, तो एक बनता एक्स एक्सिस पे, एक निगेटिव जेड पे बनता, निगेटिव सेट पे हम कंपोनेंट दिखा नहीं पाते। ऐसे अगर यहाँ वाला सेगमेंट का होता तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता, एक एक्स एक्सिस पे आता, एक पॉजिटिव जेड पे आता, वो भी नहीं दिखा पाते। तो दो एक्सट्रीम को ये दिखा सकते हैं, इसलिए इन्होंने दिखाए। ऐसे तो ये दो अपोजिट एक्सट्रीम है, दो इधर के हो गए, दो इधर के हो गए, दो इधर के हो गए, ऐसे हजारों अपोजिट एक्सट्रीम निकल कर आ जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि बजाय 2d cos थीटा जोड़ने के इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। बस ये बात जरा समझ लो। डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन में दो कंपोनेंट जोड़े जाते थे, तो ये cos थीटा ये भी cos थीटा को ट्वाइस ऑफ ये cos थीटा लिख देते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर दो एक्सट्रीम ये तो वो हैं जिससे फिगर हमारा विजिबल हो रहा है। अगर हम इधर वाला ले लेते तो हम यहाँ पर कंपोनेंट नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि हमें नेगेटिव जेड की जरूरत पड़ती, तो अंदर वाला हम कैसे कंपोनेंट दिखा पाते। तो इस तरह से डी cos थीटा दो नहीं है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे कितने हैं, जितना एक रिंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, कितने पार्ट में, इनफाइनाइट पार्ट्स में। तो इनफाइनाइट कंपोनेंट हो गए इसके ये। अब जब इनफाइनाइट कंपोनेंट हो गए हैं इसके, तो अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे वो हम इंटीग्रेशन करेंगे ऑफ सारे कंपोनेंट जो कि सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या है, डी cos थीटा है। लिमिट्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो, 0 से लेकर सरकमफेरेंस तक। भाई पूरी लेंथ क्या है इसकी, 2 पाई है, तो ये हमने लिमिट्स लगा दी। ये इंटीग्रेशन है, क्या चीज, इंटीग्रेट करके टोटल वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रेशन करके टोटल वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रेशन में जो मैथ्स के लोगों ने इंटीग्रेशन किया है, मैथमेटिशियन ने, कितना कमाल की चीज़ है, ज़रा इस पर गौर करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये था
कि जैसे इसके इनफाइनाइट पीस को जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट पीस को हम कैसे कितनी बार जोड़ें। इनफाइनाइट अगर आ गए, मान लो कि जैसे गिनती में तो 1 मोल ले लिया जाए, मान लो 1 मोल की वैल्यू भी हम जानते हैं लगभग में 6 × 10⁻23 ले लिया। 6 के आगे 6.022 होता है, लगभग में ले लीजिए 6 के आगे 23 मान लो इतने पीस कर लिए फॉर एग्जाम्पल। इसको ही अगर तुम जोड़ने पे बैठ जाओ ना तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी यानी हमारी अगली जनरेशन कम से कम 300 साल लग जाएंगे इसे ख़त्म करते करते, इतना टाइम लग जाएगा। तो इतनी बड़ी इनफाइनाइट वैल्यू को कौन जोड़ पाएगा। तो मैथमेटिशियन ने क्या करा, हमें रूल्स दिए, उन्होंने इंटीग्रेशन के रूल बताए। उन्होंने कहा जब ऐसी सिचुएशन हो तो तुम इसको ऐसा करा करो, लिमिट्स यहाँ लगा दिया करो, बाद में भी और बताएंगे कि dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अलग अलग फार्मूले दिए, उस सिचुएशन से ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट वही आएगा जो कि हम हज़ारों साल के बाद लाते। तो इसलिए हम उन लोगों का ये फ़ायदा उठा लेंगे, इसीलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। बायो वाले लोग तो उन्हें कैसे पता है कि ये आंसर सही आ रहा है? तो 1000 साल ले होंगे। नहीं, अब 1000 साल में नहीं, जैसे कि ये वैल्यू को हमने बहुत कम करा, इसका मान लो 10⁻20 टाइम ले लिया, उसको जो हमारे 100 साल मतलब जो मान लो 2 साल में बनना है तो 2 साल तक हमने उसको गिना और उसके रूल को देखा, इस तरह से हमने उसकी काउंटिंग कर ली और रूल को वेरीफाइड कर लिया, और जब वेरीफाइड हो गया तो वो हमेशा के लिए मान्य हो गया। ये हुआ करा हुआ। उनके पास सारे रास्ते हैं बच्चों, सारे रास्ते में तुम खुद जरा सोचो कि जो गैस यहाँ दिख नहीं रही है यार, एक एटम नहीं दिख रहा है, उसका तो पूरा ऑपरेशन कर दिया। ऑक्सीजन गैस है तो बॉन्ड क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है, क्या वैलेंसी है, बॉन्ड लेंथ क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, रेजोनेंस क्या है, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने जान ली। आज जो माइक्रो हमें दिख नहीं रहा है माइक्रो वायरस, उसके भी अलग अलग स्ट्रेन आ रहे हैं, उनके एंटीडोट बना रहे हैं, उनकी दवाएं बना रहे हैं, ये सारा उनके पास है। मगर अभी चूंकि हम लोग छोटी सोच वाले हैं, छोटे क्लास में हैं, इसलिए उतनी बड़ी बात पर ऐसा लग रहा है ऐसे कैसे कर लिया होगा, मगर जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो सब चीज़ें सीखते रहेंगे। ठीक है, तो अब तुम देखो यहाँ पर इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि बायो वाले सोच रहे हैं यार ये इंटीग्रेशन क्या आ गया, इसे फील करो, हम इसके लाखों करोड़ों कंपोनेंट कैसे जोड़ पाते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट कैसे जोड़ पाते, उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया। अब बस अब इसकी कार्रवाई आगे शुरू कर देना है। DE की वैल्यू अभी भी बताई तुम्हें, इंटीग्रेशन का साइन चल रहा है। DE अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता पूरा तो 1/4πε0 और Q/r² लगाते हम, मगर ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से चार्ज स्मॉल पीस ऑफ चार्ज DQ की वजह से आया, तभी इसका नाम DE है। तो यहाँ चार्ज की जगह DQ लिख दिया। अब यहाँ cos θ की वैल्यू लिख दो। cos θ की वैल्यू अगर तुम देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हमारा बेस x है, ये a है, हाइपोटेन्यूज हमारा ये r है। तो अगर तुम यहाँ से देखो तो इस cos θ को लिख सकते हो क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिख दे इसे, x/r। तो यहाँ cos θ को x/r लिख दिया। अब ये तो हो गया हमारा r³। यहाँ तक हम पहुँच गए। अच्छा, लिमिट लगी हुई चल रही है, बार बार क्या लिखना है उसको भी चल रही है, जब जरूरत पड़ेगी दोबारा लिख देंगे। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म सारे बाहर निकाल दो। कांस्टेंट टर्म क्या निकल कर आ गया, 1/4πε0 बाहर आ गया भाई, x आ गया बाहर और r³ ये बाहर आ गया। तो इंटीग्रेट किसे करें, dq को। लिमिट्स हमारी वही 2πa चल रही है, चलो लिख दिया हमने। अब यहाँ पर फिर से गौर करो, dq को कैसे निकाला। अभी हम लोग बात कर रहे थे dq निकालने के लिए हमेशा हमारे पास रास्ता है। dq हम किसी भी लेंथ का चार्ज बता सकते हैं। लैम्डा हमारा पहले निकला हुआ रखा है, तुम ये बताओ कि लेंथ क्या है। तुमने कहा लेंथ है dl, हमने कहा ठीक है, लैम्डा को dl से इंटू कर दिया। लैम्डा कहाँ से आया था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इसकी क्या है, पूरी सर्कमफेरेंस है, ठीक है, वो 2πa है, ये 2πa ये लिख दिया और ये dl लिख दिया। अब हम यही काम यहाँ पर लिखने वाले हैं, चलो यहाँ लिखते हैं। अगले स्टेप में इसको अभी शॉर्ट करने के लिए थोड़ा डरावना लग रहा है, k लिख दे रहे हैं, ठीक, 1/4πε0 को k लिख देते हैं। तो यहाँ पर इक्वल्स टू k और x/r³ हो गया और dq को इंटीग्रेट करने चल दिए। लिमिट्स वही चल रही हैं, बार बार नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है, यहाँ पर लिमिट्स वही हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि dq को हम लिखेंगे लैम्डा इंटू dl। तो अगले स्टेप में हमने लिखा k x/r³ लिख दिया और इसको लैम्डा इंटू dl लिख दिया। ठीक, लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर ले लो, या चाहो तो इसकी वैल्यू भी लगा सकते हो अभी, चलो वैल्यू रख ही दे रहे हैं इसकी। लिमिट्स वही चल रही हैं, ठीक है, k x/r³ r का क्यूब और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन q/, लेंथ, लेंथ ऑफ रिंग क्या है, सरकमफेरेंस के बराबर इसकी लेंथ होती है, तो इसको हमने बाहर ले लिया और इनटू में dl लिखा हुआ है, ये dl। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें बच्चों, ये भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो,
तो अब इंटीग्रेशन किसका होगा, के एक्स आर क्यूब आ गया, क्यू अपान 2 पाई ए आ गया, अब रह गया डीएल। डीएल जब रह गया तो अब याद करो इंटीग्रेशन का फार्मूला। इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं डी एम का तो इंटीग्रेट होकर एम हो जाता है, डी एक्स एक्स हो जाता है, डी एल एल हो जाता है। तो डी एल जो है स्मॉल लेंथ इंटीग्रेट होकर पूरी क्या होगी, टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ इसकी क्या होगी, पूरी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितनी है, 2 पाई ए, रेडियस ए है। तो इस तरह से अगले स्टेप में जब हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे लिखा, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, थोड़ा सा और पोर्शन दिखता रहेगा। तो यहाँ पर ये लिखा हमने के एक्स आर क्यूब और क्यू अपान 2 पाई ए, ये था। डीएल को इंटीग्रेट करके क्या करा, लेंथ एल रख दिया और यहाँ पर लिमिट्स लगा दी 0 और 2 पाई ए। तुम्हें पता है लेंथ की पावर 1 है, अपर लिमिट की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट की पावर 1, 2 पाई ए माइनस 0। हम और शॉर्ट में जा रहे हैं, थोड़ा बायो वालों को ध्यान में रखते हुए। डीएल को पूरी लेंथ में कन्वर्ट कर देना। पूरी लेंथ कितनी है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब क्या है, 2 पाई ए, ये लिख दिया, डायरेक्टली लिख दिया। वैसे तो तुम इसे एल और लिमिट्स, अपर लिमिट 2 पाई ए, लोअर लिमिट ये, फिर अगले स्टेप में एल की जगह पे 2 पाई ए माइनस 0, तो बस फाइनली 2 पाई ए ही आ जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब तुम्हारा बचा सिर्फ इतना, क्या बचा, के बचा, एक्स है, आर क्यूब है और इनटू में क्यूब, इतना पाया जा रहा है। ठीक, अब इसमें एक लाइन और ऐड कर रहे हैं। आर को, ये आर हमें कभी भी नहीं दिया जाता। ये आर हमें कौन देगा भाई, ये है रिंग, ये है इसका सेंटर, ये है एक्सिस। एक्सिस से यहाँ की दूरी हमें कभी नहीं दी जाती। हमें दिया जाता है कि रिंग इतना रेडियस का है और एक्सिस से इतनी दूरी पर है। तो आर को हमें ए और एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें, हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या आएगा, रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ, और इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो ये आ गया तुम्हारा के एक्स क्यूब अपान आर। इस क्यूब की जगह पर, आर की जगह डालो पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर हाफ का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2। बस इतना तुम्हारा निकल कर आ गया। समझ पाए बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आराम से डिस्कस करो, कहीं पे नहीं आया हुआ तो उससे पूछो और चीजों को। अरे जो यहाँ पे इंटीग्रेट करा, यहाँ पे क्यों भी बाहर आ गया, इंटीग्रेट करा तो 2 पाई आर आया। डीएल को इंटीग्रेट करके अलग से दिखाई दे रहे हैं, देखो नहीं यहाँ नहीं पे। सर, इंटीग्रेट नहीं, ये कांस्टेंट जो यहाँ पे बाहर आया है, ये क्यू अपान 2 पाई आर भी बाहर आ गया भाई। क्यू टोटल क्यू तो फिक्स्ड है, वेरिएबल थोड़ी है। टोटल चार्ज अगर रिंग के ऊपर 50 माइक्रोकूलम है तो 50 ही है, तो कांस्टेंट 2 है। कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन करते नहीं, इसे बाहर लेते हैं। इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल का किया जाता है। वेरिएबल क्या होती है, लेंथ वेरी कर रही, डीएल से बढ़कर इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई, और पूरी बढ़कर 2 पाई हो गई। तो सिर्फ लेंथ का इंटीग्रेशन आया निकल कर, डीएल का इंटीग्रेशन, जो कि टोटल होकर पूरी पूरी लेंथ का मतलब 2 पाई ए बन गई। डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर कैसा है, डीएल का इंटीग्रेशन कैसे आया, जरा सा एक अलग लिख के बता देते हैं। यहाँ पर डीएल को चाहो तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा है, ये लाइन लिख सकते हो कि डीएल इक्वल टू डीएल 0 2 पाई ए, और इसको इंटीग्रेट करोगे एल बन जाएगा क्योंकि dx x बन जाता है। लिमिट्स लग जाती है यहाँ पर 0 और 2 पाई ए, और इसकी पावर चूंकि 1 है तो अगले स्टेप में अपर लिमिट की पावर वही, यानी 2 पाई ए की पावर 1 माइनस 0 की पावर 1, ये बन गया। मीन्स अगले स्टेप में 2 पाई ए आ गया। ये जो हमने यहाँ से डीएल से यहाँ डायरेक्ट लिखा है, तुम चाहो तो ये 3 स्टेप बढ़ा सकते हो। ये पूरा प्रोसेस हो गया। जो लोग लिमिट से लिखने के आदत में हैं वो ऐसा लिख सकते हैं, और जो लोग डायरेक्ट जा सकते हैं वो डीएल को सीधा से 2 पाई आए दे दो, बात खत्म हो गई। अब अपर लिमिट पहले आती है ना सर, हैं क्या, दोनों सही हैं। अपर लिमिट पहले आती है कि लोअर लिमिट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आती है हमेशा। अगर कभी तुमने उल्टा देखा होगा तो उस वाली सिचुएशन में यहाँ पे माइनस साइन रहा होगा, तो माइनस की वजह से ये तो यही आता है, मगर इस माइनस को जब वो डिसअपियर करते हैं तो यही चेंज हो गया होगा। तो वहां से तुम्हें ये डाउट हो गया होगा कि लोअर माइनस अपर ले आएगी, हमेशा अपर माइनस लोअर आती है। और जो लास्ट वाली लाइन के ऊपर जब ये dq है, हम जब उसको इंटीग्रेशन मतलब जब dq को इंटीग्रेट करेंगे तो q बाहर आ जाएगा, वैसे भी तो कर सकते हैं। dq को इंटीग्रेट करते तो q को बाहर नहीं आएगा, पहले इस dq को हमें पूरा खोलना होगा। तो dq इक्वल टू होता है लेमडा इंटू dl। इस dq को ओपन करेंगे लेमडा इंटू dl में,
लेमडा को भी ओपन करा हमने क्यू अपान टोटल चार्ज अपान टोटल लेंथ में, फिर इसको बाहर लाए तो सिर्फ वेरिएबल बचा डीएल, फिर इसको इंटीग्रेट करा गया। ठीक सर डीक्यू को सर हम इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं क्योंकि फिर वो तो फिक्स्ड है, लिमिट भी नहीं लगानी पड़ेगी। डीक्यू में लिमिट्स नहीं लगाना पड़ती। डीक्यू में जीरो से क्यू लगा देते, जीरो से क्यू लगा देते। हाँ तो कर सकते हैं, डीक्यू से कर सकते थे, मगर फिर भी हमें कोई नई बात ऐसे नहीं करना। भैया जो बुक में लिखा हुआ है थोड़ा सा उसी लैंग्वेज में लेके चलना है, ठीक है। तो डीक्यू से हाँ बोलो। इस लास्ट लाइन में ऐसा भी है kx अपॉन r क्यूब क्यू है जो है के एक्स अपान आर क्यूब क्यू। हाँ देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये बचा है। हाँ सर बोलो, ए कहाँ गया सर? कौन कहाँ गया? ए ए कहाँ गया? 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो गया। नहीं अपॉन में 2 पाई ए है, 2 पाई 2 r पाई है। ए है मतलब आर, इसकी आर ही ए है ना, इस रिंग की रेडियस ही ए है, तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर की जगह पे 2 पाई ए लिखेंगे, और ये भी 2 पाई ए है। 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो गया। देखो समझो, तो dq इक्वल टू q से कहीं दे नहीं रखा है बुक में, तो इसलिए कोई ऐसी नई बात नहीं लिखेंगे जहां पे कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो। जैसा भी बुक्स में सॉल्व करा गया है थोड़ा वही पैटर्न रखना है। दूसरी बात, हमें अच्छा कंसेप्ट मिल रहा है कि dq को निकालने में कितना मजा आ रहा है। dq इक्वल टू लैम्डा इनटू dl, पूरी बात पता लग रही है। फिर लैम्डे की वैल्यू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लगा रहे हैं, तो अच्छा है, पूरा कंसेप्ट भी यूज लास्ट में r क्यूब की वैल्यू लिख दी है क्या? आर क्यूब में आर की वैल्यू ये लगा दी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, हाफ आया रूट की जगह पर। अब आर का अगर क्यूब करना है तो हाफ का क्यूब करोगे, और हाफ का जब क्यूब करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 3 बार हाफ जोड़ोगे तो 3/2 आ जाएगा। समझ पाए बच्चों? यहां तक आ गया? बोलो। इस फिगर को हटा रहे हैं हम, यहाँ पे 2 केस और लिख रहे हैं। ये फिगर हटा दे रहे हैं, बहुत पुरानी बात हो गई है। तो देखो इसमें 2 केस आ जाएंगे। ये के को जरा ओपन करके लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के की जगह पे पूरा 1/4πε0। वहां पे के इसलिए चला दिया, थोड़ा स्टेप्स छोटे छोटे बन जाए। के क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला आ गया। अब इसमें 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट में कहा गया व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू क्या रही हो, व्हेन x इक्वल टू 0। x 0 का मतलब है रिंग से कितनी दूरी पे हो, p पॉइंट करीब लाते 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 बिल्कुल सेंटर पे ले आए, तो इसमें x 0 का मतलब सेंटर ऑफ द रिंग हो गया। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये केस हो गया। पूछा गया है बच्चों 1 नंबर में अलग से भी ये रिजल्ट आया है। दूसरा केस है बच्चों कि केस सेकेंड, व्हेन x इज मच ग्रेटर देन a, जब x की वैल्यू a की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा हो कि a स्क्वायर को इसकी तुलना में निगलेक्ट कर सके। तो हम a स्क्वायर बहुत कम होगा, इसको 0 मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 हो जाएगा। और वही क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर को हमने 0 लिख दिया, एक्स स्क्वायर और रेज टू दी पावर 3/2। जब इसे खोलेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब में से ऊपर से एक्स में से नीचे का एक एक्स चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा नीचे। फिर भी इस लाइन को लिख देते हैं पूरा। देखो इस लाइन को लिखा गया तो यूँ 1/4πε0 और क्यूब एक्स अपान एक्स स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1/4πε0 क्यू एक्स अपान एक्स क्यूब। एक्स क्यूब में एक एक्स से एक एक्स उड़ा दिया, तो अब यहाँ पे बचता है ई इक्वल टू 1/4πε0 और क्यू अपान एक्स स्क्वायर। ये 2 तुम्हारे रिजल्ट निकल कर आ गए। अगर कोई क्वेश्चन आया इसमें तो कोई दमदार क्वेश्चन नहीं होगा, वैल्यू दे रखी होगी, खाली फार्मूला से जाना होगा। सर ये क्या व्हेन x इक्वल टू 0? When x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स सेंटर ऑफ द रिंग, ब्रैकेट में लिख सकते हो इसे, सेंटर ऑफ रिंग भी कह सकते हैं। भाई x था क्या था? हाँ, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। अच्छा हाँ वो तो आ गई। देखो यहाँ पे x 0 होते p पॉइंट करीब करते यहाँ ले आए, और वो भी 0 क्यों हो जाएगा, दूसरे लॉजिक से समझ लें। यहाँ पे छोटा सा dq चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव d इधर होगा।
यहाँ डी क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी इधर होगा, यहाँ डी क्यू चार्ज है, उसकी वजह से डी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर है इसकी वजह से इधर, हर एक डायमेट्रिकल अपोजिट वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट करता रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ये दूसरे सेंस में हो गया, ये वो वहाँ डेरिवेशन से हो गया उसका। समझ पाए हम? सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है व्हेन x इज मच ग्रेटर देन a। मच ग्रेटर में डबल ग्रेटर देन का साइन लगाकर a लिख देते हैं, थोड़ा और बड़ा लिख दें कि x इज मच ग्रेटर देन a। तब ये इतना कम है, इसका स्क्वायर और भी कम होगा, एक्स स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर की वैल्यू को नेग्लिजिबल ले लिया, जीरो मान लिया और गायब हो गया वो, वहां से कैंसिल करके ये रिजल्ट ले आए। डी को डी क्यू अपान की स्क्वायर करके डायरेक्टली लिखकर देखो, इसको हम ऐसा नहीं कि 85 तरीके से और भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा बहुत बुक के अलाइन चलना पड़ेगा। तुम्हारे कॉपी स्कूल वाले टीचर चेक करते हैं, इसके लिए एक बात और कर बच्चों ने बहुत बार ये पूछा कि ऐसा नहीं करते वैसा करते। देखो ऐसा है, एक बार एक लोनी साहब थे, रियल केस है, कोई जोक नहीं है। पहले नीचे वाले केस में क्या हुआ ये बताइए। नीचे वाले केस में लड़के एक्स की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा हो गई, तो ए जब बहुत कम है तो इसका स्क्वायर और भी कम होगा, जब कम वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो और कम हो जाता है, और इतना कम हो गया कि ये एक्स स्क्वायर की तुलना में जीरो का इफेक्ट दे रहा है, तो इसको हमने ए स्क्वायर को जीरो मान लिया, क्योंकि ये बहुत कम है, नेग्लिजिबल हो गया। तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 रही, एक्स स्क्वायर से ये 2 पावर कैंसिल होकर एक्स क्यूब आ गया, और क्यूब से ऊपर वाले एक्स से एक एक्स कैंसिल होकर क्यू अपान एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, हाँ। तो एक लोनी साहब की बात और बता दें। समझ में आ गया विजय? बोलो, अगर नहीं आया तो पूछो, भी लिखा हुआ है सारा। नहीं सर, विजय को समझ में आ गया क्या? सर ये ऊपर क्यू कहाँ से आया? नहीं, ये क्यू यहाँ से कॉमन लिया गया था, ये यहाँ से क्यू बाहर आया था निकल के, क्यू अपान ए को लिमिट से बाहर ले लिया। ये क्यू यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चलता यहाँ आया। सबसे पहले लेमडा को जब ओपन करा था तब क्यू प्रकट हुआ, अगले स्टेप में क्यू कॉमन लेकर से क्यू तो बाहर ही आ गया था, और कार्रवाई चलती रही अंदर। अरे सर मैंने लिखा नहीं था क्यू। ओहो, ये तुमने क्या किया? अब तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे, हमें लगता है। कर देंगे सर। नहीं, अब तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाओगे अपने आप को। अब तुम्हें सजा देना होगी, एक पनिशमेंट ये, सारे बच्चों को पार्टी दोगे तुम लोग। अभी फोटो भेजा था विजय मेरी पार्टी दे दे। एक पिज्जा ऑर्डर करके सबके एड्रेस पे भिजवा दो, और क्या। अबे विजय, लेग पीस बनाएंगे, आएगा? अरे हे तुमने सही शुरू कर दिया।